हेलो बच्चों, एसेंट स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजय भंडारी। हम लोग चला रहे थे क्लास 11 चैप्टर 3 प्रेडिक्टेबल और आज लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। और लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सम एटम्स और इनके ट्रेंड्स को हम देखेंगे किस तरह से लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो बच्चों देखो, हेडिंग डालिए आप पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और देन उसके बाद है वैलेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक, अच्छा, सपोज आप किसी एटम को लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा सोडियम, और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सीधा सा मतलब है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एटम के वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in outermost orbit of an atom। सीधी सी बात है, किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। सपोज नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुझे पता करने हैं, तो इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 5, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऑक्सीजन की बात करें तो 2n6, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, अच्छा, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 8 7, तो 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, अच्छा, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में एक ही होता है, तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, अच्छा, अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम में कितने होते हैं? 2 और 1, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो कुल मिला के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और जो लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे। दैट्स इट। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों वैलेंसी। ठीक, अच्छा, सिंपल सी बात है, यहां पर एक टर्म्स आपको पता करना है बच्चों, उसका नाम है ऑक्टेट। ऑक्टेट, ऑक्टेट, व्हाट इज ऑक्टेट? ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों ये 8 इलेक्ट्रॉन कहां पर होने से? ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि होने चाहिए, लेकिन क्या होते नहीं होते। देखो, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो 2n6, या तो 6 ही है। अच्छा, मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो 2n5, या तो 5 ही है। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो 281, या तो 1 ही है। तो इनर्ट गैस को छोड़ दिया जाए तो किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, इसीलिए बच्चों सारे के सारे एटम अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और एटम जब अनस्टेबल होते हैं तो वो क्या करते हैं? इस लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को 8 करने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं? किसी तरह से यहां पर हमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। और इस 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो 2 काम करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को देंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को लेंगे। यानी 3 तरह से हर कोई एटम अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, हम इसको बोलेंगे। ठीक है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। ठीक है, डिटेल में हम लोग इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बहुत समझिए आप, है ना। ठीक, तो एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, या एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो वैलेंसी यहीं से जन्म लेती है, वैलेंसी की डेफिनेशन यहीं से बनती है। ठीक है, देखो सिंपल से बात है, वैलेंसी को हम क्या बोलेंगे? देखो, द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ an atom
इज कॉल्ड वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी जब कोई एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होता है तो उस प्रॉपर्टी को, उस एटम की वैलेंसी बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, वैलेंसी जो है, कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को या तो शेयर करेगा, या तो वो रिसीव करेगा, या तो डोनेट करेगा। लेकिन बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और कितने डोनेट करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझे मेरी बात? ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं बच्चों, तो ऑक्सीजन को 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 2। तो तब ये हो जाएगा 2 and 8। तो इसका मतलब जो है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हुई? 2। ये तो हुई ना 2। तो दूसरे वर्ड में हम वैलेंसी की डेफिनेशन ऐसे बनाएंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स required to complete its octet. The number of electrons required to complete its octet by an atom when combined with other atom. ये तो हुआ ना कि दूसरे एटम के साथ मिलकर ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर्ड चाहिए, उसी इलेक्ट्रॉन की अमाउंट को या इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी। ठीक है बच्चों। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई? कितनी चाहिए इसको? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तब हो जाएगा 2 8, तो इसकी वैलेंसी भी 3। अच्छा, सोडियम के केस में क्या देखो, सोडियम के केस में 2 चीजें, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। क्या आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है। इसीलिए बच्चों सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है। तो इस तरह से हम हर एटम की वैलेंसी निकाल सकते हैं कि उसको लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने एटम की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अच्छा, वैलेंसी से अच्छा कभी कभी एक टर्म्स आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो ज्यादा सिग्निफिकेंस है बजाय वैलेंसी के। ठीक। अच्छा देखो, ये समझ में आ गया वैलेंसी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, तो बच्चों क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो 7। लास्ट ऑर्बिट को 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी वैलेंसी हो गई 8। अच्छा, अगर मैं बोलूं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो कार्बन में लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी भी? 4। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि किसी एटम की वैलेंसी कितनी होगी। समझे मेरी बात? ठीक। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 8 and 2। अच्छा, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में अगर 6 इलेक्ट्रॉन और आ जाएं तो वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। इन 2 को निकाल दो तो ये भी 8 बन जाएगा, 2 8 बन जाएगा ना। ठीक है। तो 2 निकालना आसान है, 6 लेना मुश्किल है, इसीलिए इसकी वैलेंसी होगी 2। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो उसी टर्म्स को बोलेंगे हम वैलेंसी। ठीक है बच्चों। चल नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई एटम जैसे H2 है, ठीक है बच्चों, तो H2 के केस में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, यानी द एटम हैविंग इट्स फ्री स्टेट, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। जैसे मान लीजिए O2 है तो इसका 0 हो गया। ठीक है। Cl2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन बच्चों ये किसी और एटम के साथ अगर जुड़ा है, मान लीजिए NaCl है, तो यहां पर दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? चेंज होगा। तो पहले तो आपको यह समझना है कि फ्री स्टेट में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है।
दूसरी चीज, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, सपोज कोई एटम है सोडियम और वो कंबाइंड होता है क्लोरीन के साथ और क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों। अच्छा, सोडियम क्लोराइड कब बनेगा? जब सोडियम जो है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा और क्लोरीन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो ऐसा था और क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो ऐसा था। ठीक है, अब देखो, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो होगा क्या बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो अब क्लोरीन का जो ऑक्टेट है वो 288 हो गया और जो सोडियम का ऑक्टेट है वो 2 भी कंप्लीट होगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बन गया NaCl। ठीक, लेकिन यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, NaCl में आपको टोटल चार्ज क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। लेकिन बच्चों, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके पास एक प्लस चार्ज आ जाता है और जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम लेता है तो उसके पास एक माइनस चार्ज आता है। लेकिन टोटल चार्ज देखा जाए तो 0 है, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर 0 बनाते हैं। अब लेकिन एटम के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, क्योंकि एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और किसी और एटम ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि जब भी कोई एटम मॉलिक्यूल बनाएगा या किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब भी बच्चों इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस एटम के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। उसी चार्ज को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम। समझे मेरी बात? ठीक है, तो फ्री स्टेट में तो ये होता नहीं, लेकिन जब कोई एटम कंबाइंड स्टेट में होता है तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो देखो, द चार्ज ऑफ एन एटम, द चार्ज ऑफ एन एटम, डेफिनेशन देखो, व्हेन इट्स कंबाइंड विद, when it's combined with other atom, the charge of an atom when it's combined with other atom is called oxidation state। देखो, इस पर जो भी चार्ज होगा वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बच्चों कब होगा? when electron are loose, या when electron are loose। ठीक है, अच्छा, it may be negative when electron are gain। ये तो है ना, जब इलेक्ट्रॉन देगा कोई एटम तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर क्या आ गया? माइनस चार्ज आएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस चार्ज। अगर मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो 3 पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 नेगेटिव। समझे मेरी बात? तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो देता है उतने पॉजिटिव, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लेता है उतने नेगेटिव। तो समझ गए मेरी बात कि जब कोई एटम कंबाइंड स्टेट में होता है तो उसके ऊपर, हर एटम के ऊपर जो भी चार्ज होता है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट आप डिटेल से पढ़ोगे, जैसे रिडॉक्स में पढ़ोगे, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, तो वो हम डिटेल से पढ़ाएंगे कि क्यों, कैसा चार्ज आता है। यहां पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बस है। अच्छा, सपोज एग्जाम्पल हमारे पास है H2O। ठीक है, अच्छा, किसके ऊपर माइनस आएगा, किसके ऊपर प्लस आएगा, ये एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी पता करते हैं, या उसके पास इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है या ज्यादा है, इन दोनों से पता कर सकते हैं। देखो, यहां पर बच्चों H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना, दूसरे H के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2, ऐसे नहीं, इसको करते हैं 2 and 4। सॉरी, ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी है ना, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 and 6 कार्बन हो गया ना। ऑक्सीजन के पास
टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n6। अच्छा ये बताओ बच्चों, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, है ना, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, वैसे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन अभी फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालनी है, तो हम ये मान सकते हैं कि एक H एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा H दूसरे इलेक्ट्रॉन देगा, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिसीव करता है। तो हर H पर आ जाएगा एक पॉजिटिव, और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा 2 नेगेटिव। तो वाटर के केस में ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 पॉजिटिव, 1 ऑक्सीजन है 2 नेगेटिव, टोटल चार्ज कितना है अभी भी 0। सिंपल सी बात है, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल देखो NH3, दिस इज अमोनिया मॉलिक्यूल। अच्छा, एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे H के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरे H के पास एक इलेक्ट्रॉन, है ना, तीनों H के पास। अच्छा, नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 2n5, ऐसे कुछ है। नाइट्रोजन को रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन को रिक्वायरमेंट नहीं है। हाइड्रोजन हमेशा देता है क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इधर से एक, दूसरा और तीसरा, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन क्या करेगा, ठीक है, प्लस चार्ज करेगा। हर हाइड्रोजन के पास अब जो है प्लस चार्ज, तो हाइड्रोजन +1 और नाइट्रोजन -3। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -3, और हाइड्रोजन के पास कितना होगा, +1। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, है ना, कि कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, किसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, किसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, इस तरह से। तीसरा एग्जांपल हमारे पास है, मान लीजिए Na2O। ठीक है, सोडियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है। अच्छा, सोडियम के पास 281, दूसरे सोडियम के पास भी 281, ऑक्सीजन के पास हमने बोला भी 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक इधर आएगा और एक इधर आ जाएगा। तो हर सोडियम के पास +1, तो हमने यहाँ पे लिखा +1, और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, तो -2। ठीक है, देखो इस तरह से। तो मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम का जो चार्ज है उसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम। ठीक है, ये तो मैंने थोड़े से एग्जांपल बताया आपको, और भी आप चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत डिटेल से हम ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो, तो ऑक्सीडेशन नंबर में इतना ही। तीसरी जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर नहीं, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर भी कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज ऑक्साइड्स? ऑक्साइड्स का मतलब होता है व्हेन एन एटम, ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, व्हेन एन एटम कंबाइंड विद ऑक्सीजन, किसके साथ कंबाइंड होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है, कंबाइंड विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और उस एटम का जो भी मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं ऑक्साइड। सपोज मान लीजिए Na2O एग्जैक्टली ऑक्साइड हुआ, ठीक है, MgO ऑक्साइड हुआ, CaO ऑक्साइड हुआ, CO2 ऑक्साइड हुआ, SO2 ऑक्साइड हुआ, है ना। दिस इज मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो कोई भी एटम अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। समझे मेरी बात? तो ये सारे ऑक्साइड में। अब देखो बच्चों, ऑक्साइड कितने टाइप के होते हैं? ऑक्साइड 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑक्साइड, देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। नंबर वन होता है बच्चों एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स। तीसरा होता है हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
चौथा होता है हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड, देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। अच्छा, व्हाट आर एसिडिक ऑक्साइड? तो बच्चों एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला रिएक्ट विद बेस, ये तो हुआ ना भाई, सिंपल सी बात है। एसिड है तो किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस के साथ रिएक्शन करेगा। और दूसरी बात, दूसरी इसकी डेफिनेशन बनी, व्हेन रिएक्ट विद वाटर, व्हेन रिएक्ट विद वाटर गिव्स एसिड। तो एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करके कोई एसिड बनाते हैं या बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, समझे मेरी बात? एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिड या रिएक्ट विद बेस। ठीक है, अच्छा कौन से ग्रुप के ऑक्साइड एसिडिक होंगे? तो सीधी सी बात है बच्चों, ऑल नॉन मेटल, सारे नॉन मेटल नहीं बोलते, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड है ना बच्चों, एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, अच्छा नॉन मेटल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? जैसे देखो CO2, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है तो इसका ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक होगा। SO2, सल्फर क्या है? नॉन मेटल है, ये भी एसिडिक होगा। Cl2O3, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है तो इसका ऑक्साइड भी क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, अच्छा और कौन से नॉन मेटल हमारे पास? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन क्या है? एसिडिक, सॉरी नॉन मेटल है तो ये भी इसका ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक। P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो फॉस्फोरस क्या है? नॉन मेटल है तो इसका ऑक्साइड भी क्या होगा? एसिडिक। तो बच्चों जितने भी नॉन मेटल है उन सब के ऑक्साइड क्या होंगे? एसिडिक होंगे। क्लियर कंसेप्ट? ठीक है, अच्छा सारे नॉन मेटल कहां प्रेजेंट होते हैं? पी ब्लॉक में। तो हम ये बोल सकते हैं कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। सिंपल। अच्छा दूसरा हमने क्या बोला था कि जो एसिडिक ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। तो चलो मान लीजिए CO2 और प्लस H2O, हमने इसको रिएक्शन करवाई, क्या बना? H2CO3। तो बच्चों H2CO3 क्या है? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। सीधी सी बात है ना? तो कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? एसिड बनाता है। इससे पता चलता है कि ये एसिडिक नेचर का है। जैसे SO2 होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, Cl2O3 होगा तो HCl बनेगा, NO2 होगा तो नाइट्रिक एसिड बनेगा, P2O5 होगा तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। तो इस तरह से ये एसिड बनाते हैं। समझ में बात आ गई? तो एसिडिक ऑक्साइड ये होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, चलो दूसरा हमारे पास है बेस, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है, बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा? रिएक्ट विद एसिड, है ना? एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। और दूसरी चीज, व्हेन रिएक्ट विद वाटर, व्हेन रिएक्ट विद वाटर दे गिव क्या? बेस। ये बेस बनाएंगे सीधी। ठीक है, अच्छा किस ग्रुप के मेंबर बेसिक ऑक्साइड होते हैं? मेटल, मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ध्यान रखना, मेटल बेसिक इन नेचर। और बच्चों मेटल कहां पर है? S ब्लॉक में मेटल है, कुछ P ब्लॉक में मेटल है, कुछ D ब्लॉक में मेटल है और F ब्लॉक में मेटल है। ठीक है, सारे के सारे नहीं बोल सकते, कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्ट ऑफ S ब्लॉक, कुछ P ब्लॉक, सारे D ब्लॉक और F ब्लॉक के जितने भी मेटल है सब क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं बात करूं Na2O, तो सोडियम क्या है? S ब्लॉक का एलिमेंट है तो इसका ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक होगा। CaO, कैल्शियम, कैल्शियम क्या है? मेटल है, S ब्लॉक का मेटल है, ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक होगा। K2O, पोटेशियम कहां पर है? S ब्लॉक का एलिमेंट है, ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक होगा। MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कहां है? S ब्लॉक का एलिमेंट है तो ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक होगा।
ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे और कौन कौन से, हाँ Fe2O3, आयरन क्या है, मेटल है, तो मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अच्छा दूसरा हमने क्या बोला था कि वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस बनाते हैं। तो चलो मान लीजिए हम बात करते हैं Na2O प्लस वाटर, ठीक है ना। तो क्या बनाएगा बच्चों, 2NaOH ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। तो इसी तरह सबके सब क्या बनाएंगे, अपने हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और बच्चों मेटल के हाइड्रोक्साइड हमेशा क्या होते हैं, बेस होते हैं। समझ में बात आ गई। चलो एग्जाम्पल याद रखने, ध्यान रखना एग्जाम्पल है ना। हाँ चलो अब बात करते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है बच्चों जो दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस, ये दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो मेटल के भी हो सकते हैं, नॉन मेटल के भी हो सकते हैं, और सेमी मेटल के भी होते हैं। ध्यान रखें तीनों के ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो Al2O3, एल्यूमिनियम भले मेटल है लेकिन बच्चों इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। दूसरा ZnO, जिंक भले मेटल है लेकिन इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा। PbO, लेड मेटल है लेकिन ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। SiO2, ये देखो सिलिकॉन क्या है, सेमी मेटल है, तो जो है ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। GeO2, जर्मेनियम का ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। तो मोस्ट ऑफ सेमी मेटल, कुछ नॉन मेटल, इनके ऑक्साइड क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। अच्छा एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड और बेस, देख लेते हैं। Al2O3, ठीक है। अच्छा अगर मैं Al2O3 को वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं तो बनेगा बच्चों AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। Al2O3 नहीं इसके साथ नहीं, वाटर के साथ नहीं, किसके साथ रिएक्शन, हाँ वाटर के, बेस एसिड के साथ रिएक्शन है ना। Al2O3 प्लस HCl, हाँ इसके साथ। HCl एसिड है तो बनेगा बच्चों Al2OH का होल थ्राइस और प्लस 3HCl। ये देखो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, एक बेसिक कंपाउंड बना रहा है ना, ठीक है। अच्छा एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है। और दूसरी बात अगर इसको हम Al2O3 प्लस बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो NaOH, ठीक है बच्चों। तो ये बनता है NaAl2O3, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये अभी पी ब्लॉक में पढ़ोगे आप। तो बोलने का मतलब है कि ये बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन से, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल बच्चों न तो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं न तो एसिड के साथ। Neither react with base nor with acid, ठीक है। ना तो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं ना तो एसिड के साथ रिएक्शन करके उनको हम न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। और याद ही रखने हैं, एक तो होता है बच्चा कार्बन मोनोऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। और NO इट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। N2O का मतलब होता है बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड। और NO का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दोनों 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों जो है न्यूट्रल ऑक्साइड है, ना तो एसिड के साथ रिएक्शन करके ना तो बेस के साथ रिएक्शन करके। तो नोट करो जरा फटाफट, समझ में आ गया होगा किस तरह काम चल रहा है ना। तो इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट
लास्ट इसमें होने वाला है कि केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से चेंज होती है। लास्ट बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कैसे होती है ना। ठीक है, अच्छा देखो, हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, लेफ्ट, मिडिल एंड राइट। अब जो केमिकल प्रॉपर्टी है किसी एटम की, हम उसके ऑक्साइड के नेचर पे देखेंगे। देखो, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम, देखो, of an atom is based on its nature of oxide। इसके ऑक्साइड के नेचर पे हम देखेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है। और जैसे मैंने आपको बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो मेटल आते हैं, बीच में सेमी मेटल और लास्ट में नॉन मेटल। तो बच्चों जितने भी मेटल हैं इधर वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड। बीच के जो मेटल हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे, यानी मेटल के एलिमेंट आप बोल सकते हैं। और जो लास्ट के एलिमेंट है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये तो हुआ ना, लेफ्ट हैंड साइड मेटल है तो बेसिक ऑक्साइड, बीच में सेमी मेटल भी है, कुछ और मेटल भी है तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और लास्ट राइट हैंड साइड नॉन मेटल है तो नॉन मेटल क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। समझे मेरी बात? तो ध्यान रखिए, है ना, इस तरह आता है। तो हम ये बोल सकते हैं देयर इधर मेटल्स है, इधर सेमी मेटल्स है और इधर नॉन मेटल्स है। ये तो हुआ ना, पीरियोडिक टेबल में ऐसा तो हुआ, राइट मिडिल लेफ्ट। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, अगर मैं किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आऊं तो क्या लगता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बढ़ती है। ध्यान दीजिए ना, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर लेफ्ट हैंड साइड मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इंक्रीज मेटेलिक प्रॉपर्टीज। और बच्चों अगर मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो बेसिक ऑक्साइड का नेचर होगा वो और बेसिक होगा ना, इंक्रीज बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स। बस ये ध्यान रखना आप। अगर आपको पूछा जाए कि K2O और Na2O, अच्छा Na2O ऊपर लिखता हूं मैं, Na2O, K2 और Na2O में ज्यादा बेसिक कौन है, तो जो नीचे होगा उसका ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा और ये कम बेसिक होगा। ये देखो, बेसिक ऑक्साइड्स इंक्रीज बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अच्छा अगर बच्चों हम किसी नॉन मेटल ग्रुप में, जैसे 17 ग्रुप है ना, 17 ग्रुप है यहाँ पर हेलोजन का, इसमें ऊपर से नीचे आते हैं तो नॉन मेटल प्रॉपर्टी क्या होती है, घटती है। नॉन मेटल है ना, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी घटती है, डिक्रीज नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। ये तो है ना, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी घटती है। और बच्चों जब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी घटेगी तो जो एसिडिटी होगी ऑक्साइड की वो भी घटेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। सीधी सी बात है। अगर आपको बोला जाए कि Cl2O7, ठीक है, और I2O7 में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो जो ऊपर होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा नॉन मेटल है और नीचे वाला कम नॉन मेटल। ठीक, तो ये देखो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहां मेटेलिक प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे बढ़ती है, जबकि यहां नॉन मेटल प्रॉपर्टी नीचे से ऊपर बढ़ती है। ध्यान रखिए बच्चों, है ना। देखो ऐसा है, ये और ये,
तो ये वाला सबसे ज्यादा नॉन मेटल और ये सबसे ज्यादा मेटल, ऐसे डायगोनल में है ना। तो बच्चों केमिकल रिएक्टिविटी भी को भी हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेटल की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो ऊपर से नीचे बढ़ती है, जबकि नॉन मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी नीचे से ऊपर बढ़ती है, ऊपर से नीचे घटती है। तो ये ऐसे में आएगा, ये वाला है ना। मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी नीचे से ऊपर बढ़ती है और नॉन मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी नीचे से ऊपर बढ़ती है। समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो हम यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो, तो मेटल और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी को हम ऐसे भी देख सकते हैं। सिंपल सी बात है। हाँ, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, और ये नॉन मेटल क्या होते हैं? लेफ्ट साइड होते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, दे आर लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना। ये तो हुआ। ठीक, अच्छा, दूसरा है रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये तो हुआ ना, ऊपर से नीचे घटती है, नीचे से ऊपर बढ़ती है, टॉप टू बॉटम। और बच्चों ये क्या होते हैं? राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये तो हुआ, समझे मेरी बात? ठीक, तो इस तरह से हम इनकी केमिकल रिएक्टिविटी को देखते हैं। अच्छा, एक और टर्म्स मालूम कर सकते हैं हम। जब बच्चों मेटल की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे बढ़ती है तो इसका मतलब जो है आईपी की वैल्यू कम होती है, और जितनी मेटल के लिए आईपी की वैल्यू कम होगी उतना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा और उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। यहां पर क्या होता है देखो, जो नॉन मेटल है उसके लिए हम जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करते हैं, डेल्टा EgH। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी नॉन मेटल की रिएक्टिविटी उतनी बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। समझे मेरी बात? तो एक और चीज हम यहां पे दे सकते हैं, मोर आईपी ऑफ मेटल लेस रिएक्टिव। जितनी ज्यादा आईपी होगी उतना ज्यादा रिएक्टिव कम होगा, और लेस आईपी ऑफ मेटल मोर रिएक्टिव। सिंपल सी बात है। तो ऊपर से नीचे आईपी कम होती है इसलिए रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में उल्टा होता है, हमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एटम इंक्रीज रिएक्टिविटी, और लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एटम डिक्रीज रिएक्टिविटी। सिंपल सी बात है। तो बच्चों नीचे से ऊपर जाने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं आईपी के बेसिस पे, ऑक्साइड के बनाने के बेसिस पे, वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये चैप्टर अब खत्म हो गया है। इन केस कोई डाउट होता तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। इसके बाद में आपको इस चैप्टर के लिए पीडीएफ दूंगा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। उसमें कम से कम 150 से 200 एमसीक्यू होंगे, उसको आपको सॉल्व करना है और कुछ और मटेरियल आपको मैं देता रहूँगा। ठीक है बच्चों, इन केस कोई डाउट आता तो आप मुझे कमेंट करके या मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।